प्रिय विद्यार्थियों, आपने अब तक पढ़ा बीमा के उद्भव के बारे में। और इस उद्भव के बारे में मैंने जो आपको डिटेल बताया वह आपने देखा होगा कि बीमा का उद्भव जो हुआ सहकारिता के सिद्धांत के आधार पर हुआ, यानी एक सबके लिए सब एक के लिए। और बीमा को व्यावसायिक गतिविधि जो बनाया वो बनाया संभाविता के सिद्धांत ने, क्योंकि अगर हम ये आशंकित होते हैं, मान लीजिए 25 वर्ष की आयु के 1 लाख लोग हैं और सब ये आशंकित हैं कि अगले 25 वर्ष में हम मर जाएंगे तो हमारे पीछे वालों का क्या होगा, तो उन 1 लाख में से सभी की आशंका सही नहीं साबित होती, बल्कि लेस देन 1% की जो सब आशंका है वह सही सिद्ध होती है और शेष जो लोग हैं वह यथावत जीवित रहते हैं। इसीलिए इसी का फ़ायदा उठाते हुए बीमा कंपनियों ने बीमा व्यवसाय को प्रारंभ किया था व्यावसायिक गतिविधि के रूप में। आज हम लेंगे बीमा को अर्थ और बीमा का अर्थ एवं परिभाषाएं। बीमा को अलग अलग ढंग से परिभाषित विद्वानों ने किया है, जैसे कि इसकी सामाजिक अथवा सामान्य अर्थों में जो परिभाषाएं दी हैं उनमें एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी, विलेट, मैगी, प्रोफेसर हॉपकिंस, थॉमस, बून तथा कोट्स शामिल हैं। उनके अनुसार बीमा जोखिम विभाजन, जोखिम विस्तार एवं जोखिम हस्तांतरण की विधि है, जो कि अनिश्चितताओं को कम करने के लिए व्युत्पन्न एक सामाजिक सहयोग की व्यवस्था है, जो कि सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित है। अब इसके अनुसार इन्होंने जो परिभाषाएं दी हैं वो ये बताया कि बीमा एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें हम परस्पर सहयोग की भावना से एक का जोखिम अनेकों में विस्तृत करते हैं, उसका विभाजन करते हैं। क्योंकि मान लीजिए 1000 लोग किसी एक विशिष्ट जोखिम से उत्पन्न हानि के लिए चंदा करते हैं, वह जोखिम हर एक के साथ उत्पन्न नहीं होती, जिसके साथ उत्पन्न होती है यूँ मान लीजिए कि 1000 लोगों का अंशदान उसकी एक की जोखिम से उत्पन्न नुकसान की भरपाई के लिए उपलब्ध हो जाता है। तो इस तरह से ये जोखिम एक का जोखिम अनेकों में हस्तांतरित करने, अनिश्चितताओं को कम करने की विधि है, यह इस परिभाषा में कहा गया है। फिर है बीमा की कार्यात्मक, आर्थिक अथवा व्यावसायिक परिभाषाएं। इस प्रकार की परिभाषाएं देने वालों में शामिल हैं रीगल तथा मिलर, प्रोफेसर मेहर तथा केमेक, हंसेल और ब्रिटानिका विश्वकोश, फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट मुंबई, प्रोफेसर रोजेनब्लेंट, वॉनिंगटन तथा नीडल्स। इनके अनुसार बीमा एक आर्थिक एवं संगठित व्यावसायिक क्रिया है जिसके द्वारा कि विशेष जोखिम से प्रभावित लोग एक निश्चित कोष के तहत प्रीमियम रूपी अंशदान करके अपनी जोखिम को अनेक लोगों में विस्तृत कर देते हैं और बीमाकर्ता संभाविता के आधार पर लाभ कमाता है। अर्थात यहाँ इन्होंने जो परिभाषा दी है वो बीमा को एक व्यावसायिक क्रिया के रूप में परिभाषित करते हुए दी है, या बीमा क्या करता है और किस तरह से इसकी कार्य प्रणाली होती है उसके रूप में इन्होंने इसको परिभाषित किया है कि वह अनेक लोगों को जो समान जोखिम से आशंकित हैं उनके उन जोखिम से सुरक्षा का वचन देता है, उनसे अंशदान लेता है और फिर जिसके साथ वो जोखिम वास्तव में घटित हो जाती है उसको बीमा राशि प्रदान कर देता है और शेष लोगों का जो अंशदान होता है वह बीमाकर्ता का कोष रह जाता है और इससे ही बीमाकर्ता लाभ कमाता है। तीसरी जो परिभाषाएं दी गई हैं श्रेणी, वह अनुबंधात्मक अथवा वैधानिक परिभाषाएं। वैधानिक परिभाषाएं या अनुबंधात्मक परिभाषाओं में देने वालों में शामिल हैं न्यायमूर्ति टिंडाल, न्यायाधीश चैनेल, पैटरसन, रीगल तथा मिलर। इनके अनुसार बीमा एक अनुबंध है जिसमें एक पक्ष अर्थात बीमाकर्ता अन्य पक्षकारों अर्थात बीमित को एक निश्चित नियमित प्रीमियम अथवा प्रतिफल, जिसे कि प्रीमियम कहते हैं, के बदले एक अनुबंधित निश्चित जोखिम के उत्पन्न होने पर एक निश्चित राशि अथवा उसकी अधिकतम सीमा तक वास्तविक क्षतिपूर्ति की राशि का निष्पादनीय वचन देता है। अब इस परिभाषा में हमें यह भी पता चल जाता है कि बीमा में बीमाकर्ता का जो वचन है वह आवश्यक नहीं कि उसका दायित्व उत्पन्न हो, वह एक संयोगिक वचन है, अर्थात वह जोखिम जो उसने वहन की है वो उत्पन्न होगी तो ही उसका दायित्व उत्पन्न होगा, अन्यथा नहीं होगा। अर्थात बीमाकर्ता का इसमें जो वचन है वो निष्पादनीय वचन है, लेकिन बीमित को अपने प्रीमियम अदा
करनी पड़ेगी। इन परिभाषाओं का हम यदि विवेचन और विश्लेषण करें तो हमारे पास बीमा की विभिन्न विशेषताएं आ जाती हैं। बीमा की ये विभिन्न विशेषताएं इस प्रकार हैं। बीमा अनिश्चितताओं के विरुद्ध प्रावधान का माध्यम है। हमारे जीवन में अनेक अनिश्चितताएं होती हैं। कल को कोई न रहा तो, कोई एक्सीडेंट हो गया तो, बीमारी हो गई तो, आग लग गई और उससे दुकान या घर का सामान जलकर राख हो गया तो, समुद्र में जो जहाज में माल जा रहा है वो डूब गया तो, जहाज डूब गया तो, चोरी हो गई तो, इन सारी अनिश्चितताओं से यदि हम जूझते रहें तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते। इन अनिश्चितताओं के विरुद्ध हम प्रावधान एक नाम मात्र का प्रीमियम देकर बीमा कंपनी को से बीमा कराकर कर सकते हैं और बीमा कंपनी से निष्पादनीय वचन प्राप्त करके हम निश्चित हो सकते हैं कि यदि जोखिम उत्पन्न हो भी गई तो हम आर्थिक रूप से संकट में नहीं आएंगे। फिर बीमा एक जोखिम हस्तांतरण की विधि है। बीमा एक निश्चित तथा पूर्व निर्धारित प्रीमियम के बदले बीमाकर्ता को बीमित अपनी जोखिम हस्तांतरित कर सकता है। इसे बीमाकर्ता द्वारा बीमित के जोखिम का अभिगोपन करना भी कहते हैं। जब हमने बीमा करा लिया और एक निश्चित प्रीमियम अदा कर दिया तो अब हमारी जो जोखिम है वो हमने उस प्रीमियम के बदले एक तरह से बीमाकर्ता को हस्तांतरित कर दी। उदाहरणतः यदि मैं अग्नि बीमा करा लेता हूं तो आग लगने के कारण मेरा जो नुकसान होगा अब उसकी चिंता मुझे करने की जरूरत नहीं है। वह जो हानि होगी वह बीमाकर्ता की हानि है। उस हानि को मैंने पहले ही निश्चित कर दिया एक बीमा प्रीमियम देकर और मैंने उस प्रीमियम के बदले अपनी इस जोखिम को जो कि मेरी थी बीमाकर्ता को हस्तांतरित कर दिया। तीसरी जो विशेषता है वह है बीमा जोखिम विभाजन की विधि है। एक व्यक्ति बीमा के माध्यम से अपनी जोखिम समान जोखिम वाले अनेकों लोगों में विभाजित कर सकता है। जैसे यदि मैं जीवन बीमा कराता हूं और मान लीजिए मेरी उम्र है 40 साल और मैं 20 साल की अवधि का भी जीवन बीमा कराता हूं, तो आप ये देख लीजिए कि 40 साल के मेरे साथ जीवन बीमा कराने वाले यदि 1 लाख लोग हैं जो कि अगले 20 साल की अवधि का जीवन बीमा करा रहे हैं, उनमें से ऐसा नहीं है कि सभी अगले 20 साल में मर जाएंगे। मान लीजिए इनमें से कोई 100 लोग वास्तव में उनकी मृत्यु हो जाती है तो इन 100 लोगों को बीमा कंपनी दावा भुगतान कर देगी। लेकिन जो शेष हैं 9,99,900 इन लोगों का जो प्रीमियम है वह बीमा कंपनी के पास 20 साल तक रहेगा और उस पर बीमा कंपनी ब्याज अर्जित करेगी और जो लोगों को दावा भुगतान किया गया है 100 लोगों को, उसके बाद भी बीमा कंपनी को एक अति अच्छा लाभ इसमें अर्जित करने का अवसर मिल जाएगा। तो इस प्रकार बीमा एक की जोखिम को अनेकों में विभाजित करने की विधि है। क्योंकि 100 ही लोग वास्तव में मरे, अर्थात इन 100 लोगों ने अपना जोखिम बीमा कराकर 1 लाख लोगों में विभाजित कर दिया। फिर बीमा हानि को निश्चित करने की विधि है। बीमा विशेषतः क्षतिपूर्ति अथवा सामान्य बीमा की दशा में भविष्य में होने वाली बड़ी हानियों का बीमा करवाकर उन्हें उनके जोखिम हस्तांतरण की लागत अथवा उनके लिए अदा किए जा रहे प्रीमियम की अधिकतम सीमा तक सीमित किया जा सकता है, क्योंकि उनके न होने की दशा में अधिकतम हानि अदा किए गए प्रीमियम की ही होगी। बून तथा कुर्ज ने सही कहा है कि बीमा एक बड़ी अज्ञात हानि जो हो भी सकती है और नहीं भी को ज्ञात छोटी सी हानि अर्थात बीमा प्रीमियम से प्रतिस्थापित करना है। फिर नेक्स्ट विशेषता है बीमा सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित है। अर्थात सहकारिता का सिद्धांत है एक सबके लिए और सब एक के लिए। इसी सिद्धांत के आधार पर बीमा का उद्भव हुआ, क्योंकि जो कोष एक हानि विशेष एक जोखिम विशेष से होने वाली हानि की पूर्ति के लिए इकट्ठा किया जाता था वह अनेकों लोग इकट्ठा करते थे और वस्तुतः जिसको वास्तव में हानि होती थी उस कोष में से उसे क्षतिपूर्ति कर दी जाती थी। तो इसमें जो सभी लोग अंशदान कर रहे हैं उस कोष में, उन लोगों का अंशदान उस किसी भी एक या एकाधिक व्यक्तियों के लिए है जिनके साथ की वास्तव में दुर्घटना घटित होती है। अर्थात बीमा सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित है। बीमा निर्णय संभाविता के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। अर्थात जैसे बीमा प्रस्ताव स्वीकार करता है अथवा नहीं, बीमाकर्ता प्रस्ताव स्वीकार करता है नहीं, कितनी राशि तक का स्वीकार करता है, किन शर्तों पर स्वीकार करता है और इसका प्रीमियम क्या होगा, ये जो निर्णय है ये सभी संभाविता
बीमाकृत जोखिम के उत्पन्न होने या न होने की के आधार पर किए जाते हैं। यदि बीमा की संभाविता अधिक है, जोखिम उत्पन्न होने की संभाविता अधिक है, तो हो सकता है बीमा करता या निर्णय ले के बीमा नहीं किया जाएगा, अर्थात अथवा किया जाएगा तो अधिक प्रीमियम लेकर किया जाएगा या कम अवधि का किया जाएगा। जितनी अवधि का बीमित चाहता है उतनी अवधि का नहीं किया जाएगा। अतः संभाविता का जो सिद्धांत है, इसने ही बीमा को एक आर्थिक क्रिया और संगठित व्यावसायिक गतिविधि बनाया है। इसके दो पक्षकार, बीमा के दो पक्षकार संभावित गतिविधि बनाया है, और बीमा के जो पक्षकार होते हैं वो पक्षकार इसके आधार पर बीमा में शामिल होते हैं, और इसमें संभाविता के सिद्धांत पर होने के कारण दोनों ही जो पक्षकार होते हैं उनको इसमें फायदा होता है। फिर नेक्स्ट विशेषता है बीमा एक अनुबंध है। बीमा के दो पक्षकार बीमित तथा बीमाकर्ता होते हैं और इनकी ओर से परस्पर प्रतिफल क्रमशः प्रीमियम एवं निष्पादनीय संयोगिक वचन होता है। इसीलिए बीमा को संयोगिक प्रकृति का अनुबंध भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट विशेषता है बीमा अनुबंध कुछ वैधानिक सिद्धांतों तत्वों के द्वारा शासित होता है, जिनकी पालना वैधानिक रूप से अनिवार्य है। इन सिद्धांतों में प्रमुख हैं बीमा योग्य हित का सिद्धांत, परम सद्विश्वास का सिद्धांत, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, अंशदान का सिद्धांत, निकटतम कारण का सिद्धांत, स्थान ग्रहण का सिद्धांत, क्षति के अल्पीकरण का सिद्धांत आदि। इन्हें बीमा अनुबंध की गर्भित शर्तें भी कह सकते हैं। इनके उल्लंघन पर बीमाकर्ता को यह अधिकार होता है कि वह बीमा अनुबंध को निरस्त मान ले। फिर नेक्स्ट विशेषता है बीमा राशि। बीमा अनुबंध एक निश्चित राशि के लिए किया जाता है। इसकी अधिकतम सीमा तक ही जोखिम उत्पन्न होने की दशा में बीमाकर्ता का दायित्व उत्पन्न होता है और इसी के आधार पर प्रीमियम का निर्धारण भी किया जाता है। यह जोखिम की वह अधिकतम सीमा है जिसको कि बीमाकर्ता अपने साथ आवृत करता है। अर्थात यदि बीमा राशि अधिक है क्षतिपूर्ति बीमाओं की दशा में, तो बीमाकर्ता का दायित्व केवल उस राशि की अधिकतम सीमा तक ही दावा निपटारे करने का होता है, और यदि क्षति कम होती है तो बीमाकर्ता का दायित्व वास्तविक क्षति की पूर्ति तक होता है। अगली विशेषता है बीमा एक संगठनात्मक अथवा संस्थागत ढांचे पर आधारित क्रिया है। बीमा व्यक्तिगत आधार पर नहीं किया जाता, बल्कि वर्तमान में संस्थागत ढांचे द्वारा संचालित यह एक व्यावसायिक गतिविधि है जिसका कि व्यापक ग्राहक आधार है। अधिकाधिक लोग बीमा कराते हैं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अनिश्चितता से छुटकारा पाना चाहता है और अपनी भावी अनिश्चितताओं के विरुद्ध प्रावधान करना चाहता है। बीमा का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है। बीमा का क्षेत्र अब परंपरागत रूप से किए जाने वाले जीवन बीमा, अग्नि बीमा तथा समुद्री बीमा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पशुधन बीमा, फसल बीमा, यात्री बीमा, विश्वसनीयता बीमा, दुर्घटना बीमा, चोरी बीमा आदि को भी विषय वस्तु के रूप में इसके क्षेत्र में शामिल किया जा चुका है। नेक्स्ट विशेषता है बीमा जुए से भिन्न है। यदि हम देखें तो बीमा कभी कभी ऐसा प्रतीत हो सकता है कि यह जुए की भांति है, जैसे कि मैं कह रहा हूं कि मैं अगले 20 साल तक जीवित नहीं रहूंगा और बीमाकर्ता कह रहा है कि मैं अब अगले 20 साल में नहीं मरने वाला। मैं कहता हूं अगर मैं जीवित रह गया तो मैं 20 साल तक आपको प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रीमियम दूंगा, और बीमाकर्ता कहता है कि अगर आप मर गए चाहे 20 साल में कभी भी, तो मैं आपको 2 लाख रुपए अदा कर दूंगा। तो ये एक तरह से जुआ हो गया, दाव लग गया, यानी 1 के 100, 1 के 200, इस तरह से बीमा में दाव लगना हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जुआ बीमा जुए से पूर्णतः भिन्न है क्योंकि इसमें जुए की भांति एक परिकल्पित जोखिम नहीं होती। परिकल्पित जोखिम का तात्पर्य है ऐसी जोखिम जो वास्तव में आपके साथ थी नहीं, बल्कि आपने उस जोखिम को केवल भाग्य आजमाइश के लिए स्वयं उसका आवरण किया है, आपने उस जोखिम को आमंत्रित किया है। जैसे कि मैं अगर किसी क्रिकेट टेस्ट मैच पर या क्रिकेट मैच पर सट्टा लगा देता हूं कि फलां टीम जीतेगी, न उस टीम को हरवाना मेरे वश में है न उस टीम को जितवाना, लेकिन फिर भी मैं उस पर दाव लगा देता हूं। अब मैंने जिस टीम की जीत के लिए दाव लगाया है, अगर वो टीम हारती है तो ये मेरा बहुत बड़ा जोखिम है जिसे कि मैंने चलाकर लिया है। अगर मैं दाव नहीं लगाता तो ये मेरा कतई व्यक्तिगत जोखिम
नहीं था। तो जुए में जो जोखिमें होती हैं वो परिकल्पीय होती हैं, जबकि बीमा में जोखिम परिकल्पीय नहीं बल्कि शुद्ध और वास्तविक होती है। जैसे मैं यदि मेरे जीवन का बीमा करा रहा हूँ तो ये वास्तविक जोखिम है कि अगर मैं अकेला कमाने वाला मेंबर परिवार में हूँ और अचानक मेरे साथ कोई घटना घटित हो जाती है जिससे कि मेरा जीवन समाप्त हो जाता है, तो मेरे आश्रित जितने भी हैं उनके लिए एक आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए अगर मैं बीमा कराता हूं तो ये मेरी वास्तविक जोखिम है, शुद्ध जोखिम है। इसी तरह से जुए की भांति इसमें लाभ और हानि दोनों की संभावनाएं नहीं होती, और ना ही जुए की भांति बीमा का उद्देश्य भाग्य आजमाइश करना होता है, बल्कि इसका उद्देश्य तो भावी अनिश्चितताओं के विरुद्ध प्रावधान करना होता है। इसलिए जुआ का ठहराव कानूनन व्यर्थ भी है और अवैध भी है, जबकि बीमा राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय एक अनुबंध है जिसको कि वैधानिक रूप से न केवल मान्यता प्राप्त है बल्कि इसको व्यापक रूप से प्रोत्साहित भी किया जाता है कि लोग अधिकाधिक बीमा कराएं। नेक्स्ट इसकी विशेषता है बीमा वैधानिक ढांचे द्वारा नियमित है। प्रत्येक देश में और साथ ही भारत में भी बीमा कानूनी प्रावधानों द्वारा संचालित एवं शीर्ष नियमनकारी संस्था जैसे बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा नियमित गतिविधि है, क्योंकि यह व्यापक आर्थिक सामाजिक कल्याण से जुड़ी है तथा व्यापक रूप से वांछित है। अगली विशेषता है बीमा पूर्णतः स्वैच्छिक ही नहीं बल्कि कुछ दशाओं में वैधानिक अनिवार्यता भी है। जैसे कि वाहन बीमा, प्रत्येक संपत्ति जिसकी धरोहर पर ऋण लिया जा रहा है का बीमा कराना अनिवार्य है। वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का अग्नि बीमा कराना अनिवार्य है। राजकीय सेवा में जाने वाले कर्मचारी द्वारा सरकार द्वारा संचालित योजना में अपना बीमा कराना आवश्यक है। अतः कई प्रकार के ऐसे बीमा हैं जो आपको इसलिए कराने पड़ते हैं क्योंकि आपको कोई वैधानिक लाभ लेना है या कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त करना है। और नेक्स्ट विशेषता इसकी है बीमा उद्योग व्यापार वाणिज्य के विकास हेतु एक आधारभूत एवं आवश्यक क्रिया है। इसे व्यापार की सहायक क्रिया भी कहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से बैंकिंग व्यवसाय के लिए आवश्यक है उस प्रकार से बीमा भी व्यवसाय के लिए अनिवार्य है। जब तक बीमा की सुविधाएं नहीं होंगी व्यवसाय का व्यापक विकास और विस्तार नहीं हो पाएगा, क्योंकि अधिकांश जोखिम जो व्यापार में निहित हैं जिसकी की परवाह कर कर उद्यमी आगे अवसर प्राप्त करने के लिए या अवसरों का लाभ उठाने के लिए आगे नहीं आता है, उनमें से अधिकांश का चूंकि बीमा कराया जा सकता है इसलिए यह उद्यमिता का विकास करता है और बीमा व्यवसाय और व्यापार के विकास में एक महती रोल अदा करता है। थैंक यू। अब इसमें से बंद करना।